क्लास 12 यानी इंटर की बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल सेट तैयार हो चुका है। और आपको पता होगा कि क्लास 12 यानी इंटर में 2 चरणों में एग्ज़ाम होगी। पहला एग्ज़ाम जो होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके बाद जो फिर एग्ज़ाम होगी यानी 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम होगी। ठीक है, पहला बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और दूसरा बार जो बोर्ड एग्ज़ाम होगी तो उस पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए दोनों एग्ज़ाम जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए उसके लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, 1.5 घंटा समय दिया रहेगा। मॉडल सेट है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 पूर्णांक रहेंगे 40। ठीक है, उसके बाद जो एग्ज़ाम होगी 60 अंकों का होगी। ये जो है विषय अर्थशास्त्र का है यानी इकोनॉमिक्स का है। कुल 40 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। एक उत्तर सही होंगे तो 1 अंक। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प हैं, सही को चुने। ठीक है, गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे। माइनस मार्किंग यानी नहीं है कि एक सही एक गलती हो जाएगा, जैसे कंपटीशन के एग्जाम में रहते हैं 0 हो जाते हैं, तो ऐसा नियम नहीं है। ठीक है, गलती होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बनाना ही पड़ेगा। तो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान के झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड में जो है प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 में जो होगी उसके लिए मॉडल सेट तैयार कर चुका है। तो किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे सभी को क्वेश्चन आंसर के साथ आपको बताया जाएगा। ध्यान दीजिए, इस तरह का मॉडल क्वेश्चन रहेंगे और आपको बहुत ही कुछ यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया गया है। निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का उदाहरण है वस्तुओं का विनिमय। ठीक है, उसके बाद है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है संसाधन की वितरण समस्या का संविधान किस केंद्रीय समस्याओं से है। तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए, कैसे उत्पादन करें, ये हो जाएगा। उसके बाद है संसाधनों के मितव्ययी से क्या तात्पर्य है, संसाधनों का उत्तम उपयोग करना। अब आपको लगता होगा कि समझाते हैं क्यों नहीं। अगर सारा क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा हर क्वेश्चन को तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो तो बड़ा होगा ही, साथ ही आपको पता होगा कि 9th का सारा सब्जेक्ट को हमें पढ़ाना पड़ रहा है इस चैनल पर, 10th का सारा सब्जेक्ट को पढ़ाना पड़ता है, इंटर का सारा सब्जेक्ट को मैं इस चैनल पर क्वेश्चन आंसर अपलोड कर रहा हूं। तो जरा सोचिए, संभव है? उसके अलावा दिन भर कोचिंग, रात में फिर ड्रीम 11 से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, तो जरा सोच सकते हैं किस तरह का टाइम मिलेगा। तो बहुत ही कष्ट से, यहाँ तक कि मैं रात में भी वीडियो बनाता हूँ, 11, 1 बजे 2 बजे तक बनाते रहता हूँ, तो भी कंप्लीट नहीं हो पाता। फिर एडिट करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है। 4 नंबर में, किस प्रकार के अर्थव्यवस्था में संसाधन पर सरकार तथा निजी व्यक्तियों दोनों का स्वामित्व होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, और आपको पता होगा हर विषय का 12 का हर सब्जेक्ट का पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, जो कोचिंग चलता है। अर्थशास्त्र का दुर्लभता संबंधी विचार किसने दिया था? लियोनार्ड रॉबिन्स ने। उसके बाद है, आप देख सकते हैं, उपभोक्ता कौन है? अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने वाला। मांग का नियम लागू होने का क्या कारण है? इनमें से सभी होगा। ठीक है, सीमांत उपयोगिता, ह्रास्व का नियम, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव, यानी तीनों होगा। इसलिए तीनों का आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से सभी। यदि एक वस्तु की कीमत कम होने पर उस वस्तु की उपभोक्ता व्यय अधिक हो जाता है तो उसे मांग की कीमत लोच को क्या कहते हैं? एक से अधिक। यदि एक वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष y अक्ष के समांतर खींची गई तो इसका तात्पर्य है कि वस्तु की मांग की कीमत लोच के मांग की क्या होगी? 0 होगी, यानी 0 हो जाएगी। यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण Q बराबर क्या है? 10 - P है तो उस वस्तु की प्रति इकाई 2 रुपये होने की वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? तो इसका हम हल किए हैं। ठीक है, 8 हो जाएगा, यानी कि P के मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? P के मान हो जाएगा यहाँ पर 2, यानी 10 में 2 जाएगा, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, एक सरल रेखा का मांग वक्र में प्रत्येक बिंदु का मांग कीमत लोच क्या होता है? बदलता है। ये हिसाब है। ठीक है, आपको सोल्व करके ही बताना पड़ेगा, तो आपको हम अभी सोल्व नहीं करते हैं। इसका आंसर 22 होगा। ठीक है, उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या और उदासीनता वक्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? तो J.R. हिक्स ने। रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यही तरह होगा, जैसे पेट्रोल की कीमत होगी तो उसका क्या हो जाता है? घट जाता है, चाय की कीमत बढ़ने। अब मान के चलिए किसी वस्तु की कीमत मांग संयुक्त मांग होती है तो कार और पेट्रोल से। ठीक है, अगर कार का क्या होता है आपको पता होगा, लिखाए हैं कि अगर पेट्रोल का कीमत बढ़ता है तो कार का क्या हो जाता है? यानी कि एक तरफ हो जाता है। ठीक है, यानी घट जाता है। उसके बाद यदि वस्तु की मांग रेखा मात्रा एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष के समांतर है तो वस्तु के मांग की कीमत लोच का मान क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा जी, वो परिभाषित बोला जाता है। किस साधन की कीमत को ब्याज कहा जाता है? पूंजी। 2 साधन
श्रम जिसे एल से सूचित किया जाता है और पूंजी को के से सूचित किया जाता है। तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, Q बराबर एफ एल कोमा के हो जाएगा। ठीक है, एक उत्पादन फलन में साधनों के लिए संयोग को शामिल किया जाता है, किसी भी संयोग को। उस वक्र को क्या कहा जाता है जो समान उत्पादन करने से दो साधनों की विभिन्नता दर्शाता है, संपुटवाद वक्र। आप लोगों के लिए मेहनत से काफ़ी क्वेश्चन को मैं एडिट किया हूँ, फिर फोटो स्टेट किया हूँ, उसके बाद आंसर को एक एक करके जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ शायद हम ये नहीं बोल रहे हैं सारा क्वेश्चन सही होगा, कुछ एक दो क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो सकता है, पूरी तरह श्योर नहीं है, लेकिन जहाँ तक संभव है कि गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ तक प्रयास के साथ मैं बनाया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक आध हो सकता है, वो भी गारंटी नहीं है कि होना ही है, लेकिन सारा का सारा जो है आप भरोसा रखिए, सारा का सारा आंसर सही है। ठीक है, 0 दो साधनों एल तथा के लिए उत्पादन फलन Q बराबर ए एल पर पावर अल्फा के पर पावर बीटा हो तो श्रम 0 इकाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार उत्पाद अक्ष एक्स एक्सिस के समांतर होता है, कुल स्थित लागत। 22 नंबर में क्वेश्चन है, देख सकते हैं, किस वक्र का आकार उत्पादन एक्स अक्ष के समांतर होता है, कुल स्थिर लागत। बोग कोब डगलस उत्पादन फलन Q बराबर एल अल्फा एल पर पावर ए और के पर पावर बी पैमाने पर वृद्धिमान प्रतिफल प्राप्त होता है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बड़ा है यानी लेस देन बड़ा है किससे, ग्रेटर देन बड़ा है किससे, 1 से हो जाएगा। ठीक है, एक लागत फलन के संबंध में कौन सा कथन सही है, यह लागत और आगतों के बीच का संबंध है। एक उत्पादन में, ठीक है, एक उत्पादन में दो साधनों एल पूंजी के है, तो इसके लिए क्या निकालने हैं, वाई हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं पड़ता, इसका आंसर जो हो जाएगा 50 रुपये की लागत वहन करता है 10 इकाई में, तो क्या हो जाएगा, 11 रुपये हो जाएगा। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की वस्तु की क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। 28 नंबर में हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको हमेशा के लिए ये चैनल से ज़रूरत पड़ते रहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपका सहायता जरूर करूँगा, नहीं तो ये चैनल आपके हाथ से निकल सकते हैं। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत स्वीकार कौन करता है, केवल विक्रेता। एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के अवगत क्या कराती है, यू आकार का। ठीक है, आप देख सकते हैं, यदि किसी वस्तु की कीमत 4% है तो इसकी 5% वृद्धि होती है, तो पूर्ति दर होगी सापेक्षित लोचदार। यदि दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के लिए कीमत कम हो तो वस्तु का क्या हो जाएगा, उत्पादन का निर्धारण नहीं हो सकता है। यदि एक बाजार में यदि फर्मों की संख्या बढ़ जाए तो वस्तु का आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बाजार में पूर्ति अधिक की स्थिति उत्पन्न होती है जब वस्तु की मांग की तुलना पूर्ति अधिक हो। दीर्घकाल में वस्तु की मांग बढ़ने से साम्य माल में क्या हो जाती है, साम्य कीमत में वृद्धि हो जाती है। बाजार संरचना में प्रतियोगिता बढ़ने के फर्मों की प्रतियोगिता के व्यवहार में क्या होती है, वृद्धि होगी। उसके बाद होगा एक एकाधिकारी वस्तुओं की मांग की लोच एक से कम हो तो क्या हो जाएगी, सीमांत आय शून्य होती है। एक आधिकारिक वस्तु के फर्म की कुल संप्राप्ति अधिकतम होगी तो सीमांत प्राप्ति का मान 2.5 होगा, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा शायद धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, धनात्मक ही होना चाहिए, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सीमांत आय ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान दीजिए। उसके बाद होगा एक एकाधिकारी निम्न में से किस निर्धारण कार्य कर सकता है। ठीक है, कीमत तथा मात्रा में किसी एक का। एक फर्म, ध्यान दीजिए, एक फर्म संतुलन की अवस्था होगी जब कुल, यहाँ पर ट्रिक लगाया गया है, जब कुल संप्राप्ति और कुल लागत के बीच का अंतर अधिकतम होगा। नीचे दिए गए आपको पता होगा। ठीक है, इसका आंसर मैं सोल्व करने के बाद ही बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं सोल्व नहीं किया हूं, तो इस तरह के क्वेश्चन है, आप अपने से सोल्व कर सकते हैं अगर पढ़ते होंगे तो। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जो पिछला वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन बताए हैं, 5 के जगह था 10, ठीक है, सेम क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या होगा आप जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं सोल्व करके बता दूंगा, जिसका आंसर होगा तो सही, ठीक है, नहीं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बनाकर दे दूंगा। तो इस तरह का मॉडल सेट हुआ। दूसरा मॉडल सेट, पांचों का पांचों मॉडल सेट आपको बता दिया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा भी आपको 100 महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र का क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसका लिंक दे दूंगा। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें और लाइक जरूर आप कर दें कम से